हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने इंटेलिजेंस के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, इंटेलिजेंस थ्योरी को हमने कवर किया हुआ है। और आज हम जो टॉपिक हमारा वो बुद्धि मापन है। बुद्धि मापन यानी कि इंटेलिजेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो बुद्धि मापन को इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है, बुद्धि मापन को। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसको आज कवर करेंगे। तो पहला, इसको 3 कालखंड में डिवाइड किया जाता है बुद्धि मापन को। तो पहला जो कालखंड है वो विनय के पूर्व का कालखंड है, यानी कि विनय से पहले का, जो कि 1905 से पूर्व का कालखंड कहा जाता है। कि 1905 में विनय ने पहला बुद्धि परीक्षण दिया था, है ना। तो जो 1905 से लेकर 1911 तक का समय है उसको विनय का काल कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर 1905 से विनय ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण दिया। तो 1905 से लेकर पहले का समय, 1905 से 1911 तक का समय है, ये विनय का काल है। उसके बाद 1911 के बाद का जो समय है वो विनय के बाद का काल कहा जाता है। तो इसी को हम पढ़ेंगे। तो 1905 से पहले जब विनय नहीं आए थे, अल्फ्रेड विनय से पहले का जो जो काल है उसमें बुद्धि का मापन कैसे होता था। उसमें बुद्धि का मापन शरीर की रचना के आधार पर बुद्धि का मापन होता था। यानी कि शरीर की रचना के आधार पर कैसा शरीर है उसी के आधार पर बुद्धि मापन किया जाता था। इसको जो विनय से पहले का जो काल है उसको अवैज्ञानिक काल कहा जाता है ना। फिर 1905 में विनय आते हैं, अपना पहला बुद्धि परीक्षण लेके आते हैं, ठीक है। तो इसको मानसिक आयु आधारित बुद्धि मापन कहा जाता है। ये वैज्ञानिक काल था। विनय के बाद का काल 1911 के बाद का काल है। इसमें बुद्धि लब्धि आधारित बुद्धि मापन था। विनय के काल में बुद्धि लब्धि जो है वो नहीं थी। विनय के बाद बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता है। इसको हम आधुनिक काल कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विनय से पहले का काल, विनय के आने से पूर्व का, यानी कि 1905 से पहले का समय। तो ये तो अवैज्ञानिक काल था है और ये प्रारंभिक काल था। तो 1905 से जो पहले का समय है वो विनय से पहले का जो काल है उसे अवैज्ञानिक काल कहा जाता है और प्रारंभिक काल कहा जाता है। तो बुद्धि मापन का आधार क्या था उस समय पर, विनय से पहले। तो विनय से पहले बुद्धि मापन का आधार था शरीर की रचना के आधार पर बुद्धि मापन करना, ठीक है। तो बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर बुद्धि का मापन होता था। तो मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे जो ऐसा काम करते थे, शरीर की रचना के आधार पर बुद्धि मापन करते थे। तो उनमें लेवेस्टर, वेबर, गिलफोर्ड, गाल्टन, गिलबर्ट और कैटल, ये 6 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि जो है, बुद्धि का सबसे पहले शब्द प्रचलित किया, या सबसे पहले शब्द जो इस्तेमाल किया गया वो गाल्टन के द्वारा किया गया था। तो लेवेस्टे ने सन 1775 में सबसे पहले शरीर रचना के आधार पर बुद्धि मापन करना स्टार्ट किया। तो शरीर रचना के आधार पर बुद्धि मापन के जनक अगर कहें तो वो लेवेस्टर हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में, यानी कि 1775 और 1885, लगभग 110 साल के बाद सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। रेमंड वी कैटल ने सर्वप्रथम 1890 में, यानी कि 1885 के 5 साल के बाद, फ्रांसिस गाल्टन के 5 साल के बाद रेमंड वी कैटल ने 1890 में बुद्धि मापन एवं परीक्षण नामक पुस्तक में बुद्धि मापन का प्रयोग किया, ठीक है। तो बुद्धि को हम माप सकते हैं, उसका प्रयोग 1890 में सर्वप्रथम रेमंड वी कैटल के द्वारा किया गया। अब पढ़ते हैं विनय का काल। ये तो विनय से पहले का काल था, यहाँ पर अवैज्ञानिक काल कहा जाता है, प्रारंभिक काल था ये। और ये जो है लेवेस्टर, वेबर, गिलफोर्ड, गाल्टन, गिलबर्ट और कैटल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो 75
से स्टार्ट हुआ तो 1905 तक ये आता है। अब 1905 में आते हैं अल्फ्रेड बिने, और इस काल को कहा जाता है 1905 से लेकर 1911 तक का जो काल है, 6 सालों का काल, 6 वर्षों का काल, ये वैज्ञानिक काल कहा जाता है। इसका आधार क्या था? इसका आधार बुद्धि मापने का आधार था वो मानसिक आयु, मेंटल एज। तो अल्फ्रेड बिने या फिर बिने के सहयोगी साइमन थे। अल्फ्रेड बिने के सहयोगी कौन थे इस समय पर? साइमन। अल्फ्रेड बिने फ्रांस और पेरिस के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने कहाँ के थे? फ्रांस के। तो बुद्धि मापन की आत्मा इन्होंने कहा है, तो इस काल को हम बुद्धि मापन की आत्मा कहते हैं। 1905 से 1911 तक का जो अल्फ्रेड बिने का काल है, उस काल को हम बुद्धि मापन की आत्मा कहते हैं। बिने और साइमन बुद्धि परीक्षण कब आया? 1905 में आया था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बिने और साइमन दोनों ने मिलकर के सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया। किसके आधार पे? ये था मानसिक आयु के आधार पर 1905 में। ठीक है, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण इन्होंने जो बुद्धि परीक्षण किया वो शाब्दिक था। ठीक है, यानी कि शब्दों के आधार पे हम कह सकते हैं, मौखिक के आधार पे, शब्दों के आधार पे ये बुद्धि परीक्षण हुआ करता था। तो फ्रेंच भाषा में फ्रांस के छोटे छोटे बालकों पर किया गया था। अब अल्फ्रेड बिने फ्रांस के थे, तो उन्होंने बुद्धि परीक्षण स्टार्ट कहाँ से? कि फ्रांस में किया हुआ। तो फ्रांस में कौन सी भाषा चलती है? फ्रेंच भाषा। तो फ्रेंच भाषा में, ठीक है, फ्रांस के छोटे छोटे बच्चों पर ये बुद्धि परीक्षण किया गया। तो मानसिक आयु जो शब्द है वो 1905 में बिने के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1905 में तो नहीं दिया गया था ये शब्द, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो मानसिक आयु जो है, मानसिक आयु का संप्रत्यय 1908 में जब उन्होंने रिवाइज किया तब उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर हम करेंगे मानसिक आयु जो शब्द है वो 1908 में बिने के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब मानसिक योग्यता या क्षमता को मानसिक आयु कहते हैं। मानसिक आयु क्या है? मेंटल एज। ठीक है, मेंटल एज वो है कि आपकी मानसिक योग्यता किस स्तर की है या मानसिक क्षमता किस स्तर की है। ठीक है, तो ये मन की आयु है, ठीक है, ब्रेन की आयु है, बुद्धि की आयु है कि आपका मानसिक स्तर, मानसिक योग्यता किस स्तर की काम करती है। आगे चलते हैं। आगे तो मानसिक आयु से 3 श्रेणी होती हैं। एक होती उच्च, एक है सामान्य और एक है निम्न। तो यह जो परीक्षण है बुद्धि मापन का, वो सफल परीक्षण या वैज्ञानिक परीक्षण माना जाता है। तो बिने का जो बुद्धि परीक्षण था, बिने और साइमन का जो बुद्धि परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण कहते हैं, ये सबसे पहले सफल रहा और इसको वैज्ञानिक परीक्षण ही माना गया। तो सबसे पहला संशोधन 1908 में आया था, जो 3 से 11 साल के बालकों के लिए किया गया था। तो ये बुद्धि परीक्षण अब 3 से 11 साल के बालकों के लिए किया जाने लगा। द्वितीय संशोधन 1911 में आया, जो कि जर्मनी के स्टर्न और कोहेलमान ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया। तो 1911 में स्टर्न और कोहेलमान थे, 2 मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट दे दिया, आईक्यू का कंसेप्ट दिया। ठीक है, तो आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया है? स्टर्न और कोहेलमान ने। कब दिया? 1911 में। ये दूसरा संशोधन था बिने और साइमन बुद्धि परीक्षण का, क्योंकि रिवाइज होते रहते हैं, कुछ चीज़ें जुड़ती रहती हैं, जब चीज़ें जुड़ेंगी तो वो रिवाइज होगा। ठीक है, तो स्टर्न और कोहेलमान आए, उन्होंने आईक्यू का कंसेप्ट जोड़ दिया इसी में, जो उन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था बिने और साइमन ने, उसी परीक्षण में इन्होंने आईक्यू का कंसेप्ट भी जोड़ दिया। तो 3 से 16 वर्ष के बालकों के लिए किया गया। ठीक है, दूसरी बार जब पहला संशोधन हुआ वो 3 से 11 साल के बालकों के लिए था। अब जो संशोधन आया दूसरा वाला, इसमें आईक्यू कंसेप्ट जोड़ा गया स्टर्न के द्वारा 1911 में, तो वो अब 3 से 16 साल के बालकों के लिए हो गया। तो बुद्धि लब्धि का आरंभिक सूत्र क्या था? तो बुद्धि लब्धि का आरंभिक सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु जो शब्द है वो किसने दिया? तो मानसिक आयु शब्द है वो अल्फ्रेड बिने ने दिया। ठीक है, वास्तविक आयु तो चली आ रही है, जो आपकी एक्चुअल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है। तो बुद्धि लब्धि जो कि आईक्यू, इसे हम आईक्यू कहते हैं, उसको निकालने का आरंभिक सूत्र मानसिक आयु
बटे वास्तविक आयु बन गया उस टाइम पर। स्टर्न ने दिया था, स्टर्न और कोहलमान ने। और स्टार्टिंग में जो स्टर्न, जो अल्फ्रेड बिने थे, अल्फ्रेड बिने और साइमन, उनके समय पे कोई सूत्र नहीं था। वो केवल कुछ क्वेश्चन रखते थे बच्चों के सामने और देखते थे बच्चा किस स्तर का है और किस स्तर के सवालों का जवाब दे पा रहा है। 5 साल का बच्चा है, मतलब 5वीं क्लास का बालक है, तो उससे 3री क्लास के, 4थी क्लास के सवाल पूछते थे और उससे 6ठी क्लास के, 7वीं क्लास के सवाल पूछते थे। तो वो देखते थे कि वो बच्चा किन स्तर के सवालों को जवाब दे पा रहा है, तो वही उसकी मानसिक आयु, मानसिक क्षमता, मानसिक योग्यता हो जाती थी। तो इस फॉर्मूले को कोहलमान और स्टर्नबर्ग ने 1911 में दिया। कौन सा फॉर्मूला है? ये आईक्यू का, आईक्यू निकालने का। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला भी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु था, जो कि स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो अगर पूछा जाए कि स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया आईक्यू का आरंभिक सूत्र क्या है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और मैं का। अब आधुनिक काल में चलते हैं। 1911 में अल्फ्रेड बिने की मृत्यु के साथ बिने का काल समाप्त हो गया। 1911 में अल्फ्रेड बिने की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उनका ये कालखंड भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब 1911 के बाद ये है आधुनिक काल। अल्फ्रेड बिने तो चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो अब बुद्धि लब्धि, जो कि इसे हम IQ कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, वो आ चुका था, जो स्टर्न ने लेके आए थे, स्टर्न और कोहलमान। तो बुद्धि लब्धि आधारित अब बुद्धि परीक्षण बनने लगे। बुद्धि लब्धि का सूत्र भी आ गया था, स्टर्न दे चुके थे। एक मनोवैज्ञानिक टर्मेन, तो टर्मेन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र बनाया नया, जो कि 1916 में था। उन्होंने क्या किया? तो स्टर्न और कोहलमान का जो फॉर्मूला था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, उसमें 100 का गुणा कर दिया। किसने? जो है टर्मेन ने। तो टर्मेन ने 100 का मल्टीप्लाई करके इसको नया सूत्र दे दिया कि ये है अब IQ का नया सूत्र। तो टर्मेन के बारे में पढ़ते कि टर्मेन थे कौन? टर्मेन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, USA के साइकोलॉजिस्ट थे। तो इनका जो इन्होंने अपना फॉर्मूला बना दिया, मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मानसिक आयु जो है वो किसने दिया? मानसिक आयु अल्फ्रेड बिने ने दिया था। IQ कंसेप्ट किसने दिया? स्टर्न और कोहलमान ने दिया। और ये सूत्र गुणा 100 का करके ये टर्मेन ने इसको कंप्लीट कर दिया, जिसको हम अभी वर्तमान समय में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का सबसे सफल संशोधन, तीसरा संशोधन टर्मेन के द्वारा किया गया, जो कि 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। तो अब जो ये फॉर्मूला आ गया, इस सूत्र को, ठीक है, इस सूत्र को कहा जाने लगा स्टैनफोर्ड बिने सूत्र, क्योंकि स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर थे टर्मेन और बिने ने ये सबसे पहले परीक्षण दिया था, तो उनको क्रेडिट देना बनता है। तो बिने और स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण का नाम दिया गया इस सूत्र को, जो कि अमेरिकी बालकों पर किया गया था। तो अमेरिकी, क्योंकि भाई मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? टर्मेन अमेरिका के थे और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो उन्होंने उसी विश्वविद्यालय के बालकों पर ये परीक्षण किया था, ठीक है। इस सूत्र को जो है एक्सपेरिमेंट किया गया इस सूत्र का। ये भी शाब्दिक परीक्षण था, ठीक है, शाब्दिक परीक्षण था, अशाब्दिक परीक्षण नहीं था। ये शाब्दिक था, यानी कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो सूत्र था वो आधारित किस पर था? IQ पर था, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट पर, ठीक है। तो अब जो है अगला कि भाई बुद्धि लब्धि का सूत्र दे दिया टर्मेन ने 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। तो अब उन्होंने टर्मेन ने जो फॉर्मूला बना लिया, उस फॉर्मूले के बाद उन्होंने इसका वर्गीकरण दिया, ठीक है। उन्होंने IQ निकाल के कुछ नाम दे दिए, बालकों के प्रकार बता दिए कि भाई अगर 25 से कम किसी का IQ आता है तो वो बच्चा कैसा है? वो जड़ बुद्धि है, बिल्कुल इडियट है। 25 से कम IQ जिसका भी आया तो उन्होंने कहा कि वो बच्चा कैसा होगा? इडियट होगा, जड़ बुद्धि होगा। 25 से लेकर के 49 के बीच में अगर किसी का IQ है तो वो इम्बेसाइल होता है, मूड होता है, ठीक है, मूड, इम्बेसाइल्स। फिर 50 से लेके 69 तक का जो बच्चा है वो है मोरोन,
फीबल माइंडेड मूर्ख, ये इनको जो मूर्ख होते हैं, फीबल माइंडेड है, जो मोरोन है, इनको हम क्या शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, एजुकेबल होते हैं ये। और ये इम्बेसाइल 25 से लेकर 49 तक ये होते हैं ट्रेनेबल, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और 25 से कम वाले जितने भी हैं वो कस्टोडियल होते हैं, इन्हें कस्टडी में रखा जाता है। ठीक है, तो 50 से लेकर 69 तक के ये हैं, वो कैसे हैं, वो हैं मूर्ख, फीबल माइंडेड और मोरोन, 25 से लेकर 69 तक के। उसके बाद 70 से 79 तक ये बॉर्डर लाइन और डल कहे जाते हैं। ये किस पर आएंगे, बॉर्डर लाइन पर आएंगे, इन्हें डल कहा जाएगा, डल हो। 80 से लेके 89 तक, 80 से लेके 89 तक, तो 80 से 89 तक इन्हें कहा गया बिलो एवरेज ना, बिलो एवरेज यानी एवरेज से या नॉर्मल से कम, सामान्य से निम्न। तो 80 से 79 तक का होगा, सॉरी 80 से 89 तक का। और 90 से 109, 90 to 109 ये होते नॉर्मल, एवरेज, सामान्य या औसत, ये सामान्य बुद्धि के बच्चे कहे जाएंगे। अब 110 से लेके 119 तक का ये एबव एवरेज होंगे। ठीक है, तो 90 to 109 एवरेज और 80 to 89 बिलो एवरेज, वहीं 110 से लेके 119 तक जो गए एबव एवरेज, ये बिलो एवरेज। अब 120 से लेके 129 तक के बच्चे कहलाते हैं सुपीरियर, तीव्र या श्रेष्ठ। 130 से लेकर के 139 तक के जो बच्चे हैं वो कहलाएंगे वेरी सुपीरियर, प्रखर, अति श्रेष्ठ। और 140 और 140 से ज़्यादा जिसका IQ आता है वो कहलाता है जीनियस, प्रतिभाशाली। तो ये इधर जो है IQ रेंज है और इधर बालकों के प्रकार है। इतनी IQ रेंज का है बच्चा तो वो इस प्रकार का बच्चा कहलाएगा। तो इसमें से आपको कुछ तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हर बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कई एग्जाम में आया है। नॉर्मल बच्चा किस रेंज का होता है, 90 से 109 का। ठीक है, और ये बॉर्डर लाइन भी कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये तीनों लास्ट के ये चारों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 25 से कम कैसा होगा, 25 का मीडिएट होता है, 50 से कम 25 के बीच में इम्बेसाइल होगा, और 50 से 69 के बीच में मोरोन या फीबल माइंडेड मूर्ख बच्चा होता है। तो अब बुद्धि परीक्षण है, ये किसका है, बैचलर वे लेव्यू बुद्धि परीक्षण। ये बैचलर का वे लेव्यू बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, तो बैचलर का वे लेव्यू बुद्धि परीक्षण क्या कहता है, तो बैचलर एक अमेरिका के मनोचिकित्सक थे, मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक थे। ये अमेरिका में ये जो है इलाज करते थे मरीजों का। और एक थे वे लेव्यू, ये भी मनोचिकित्सक नहीं थे, ये अमेरिका में चिकित्सक थे। ठीक है, तो बैचलर और वे लेव्यू दोनों ही अमेरिका के निवासी थे और एक मनोचिकित्सक थे। ठीक है, मनोरोगी को इलाज करते थे, और एक नॉर्मल चिकित्सक थे। तो बैचलर वे लेव्यू दोनों मिलकर के एक बुद्धि मापन का क्या देते हैं, परीक्षण देते हैं, एक टेस्ट देते हैं। तो 1949 में उन्होंने वाइज WAIS वाइज नाम से बुद्धि परीक्षण दे दिया। अब वाइज का क्या फुल फॉर्म है, तो वाइज की जो फुल फॉर्म रहेगी वो W फॉर बैचलर, A फॉर एडल्ट या वयस्क, ठीक है, बैचलर वयस्क बुद्धि परीक्षण। ठीक है, परीक्षण। S फॉर स्केल, स्केल माने एक मापने का पैमाना दे दिया। और I फॉर इंटेलिजेंस बुद्धि, A फॉर एडल्ट, W फॉर बैचलर। ठीक है, तो बैचलर वे लेव्यू बुद्धि परीक्षण नाम इसका दे दिया 1949 में, यानी कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 के 2 साल के बाद इन्होंने जो है 22 नाम से अमेरिका में बुद्धि परीक्षण दे दिया। उसके बाद WCIS नाम का इन्होंने एक बुद्धि परीक्षण और दिया, जिसको बोलते हैं बैचलर चिल्ड्रन इंटेलिजेंट स्केल। ठीक है, तो ये चिल्ड्रन के लिए था, ये बच्चों के लिए था, और ये वयस्कों के लिए था, एडल्ट के लिए। तो पहला जो बुद्धि परीक्षण दिया इन्होंने वो एडल्ट के लिए दिया था, दूसरा बुद्धि परीक्षण
बच्चों के लिए दिया था। तो अब जो है इसको पढ़ते हैं आगे। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, बुद्धि परीक्षण, तो बुद्धि परीक्षण जो है दो प्रकार के होते हैं, है ना। इनका प्रकार क्या है, दो प्रकार है। तो बुद्धि परीक्षण एक तो व्यक्तिगत हो सकता है ना, इंडिविजुअलाइज टेस्ट होगा, इंडिविजुअल टेस्ट यानी व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, एक एक व्यक्ति के लिए। एक ग्रुप में हो सकता है समूह बुद्धि परीक्षण, यानी कि ये ग्रुप में बिठा लो लोगों को, बच्चों को, तो एक साथ हो जाएगा ग्रुप में। और एक इंडिविजुअली एक एक करके आइए, ठीक है, जैसे इंटरव्यू टाइप का होता है 1 बाय 1। तो एक इस तरह का होगा कि व्यक्तिगत हो गया बुद्धि परीक्षण। एक समूह हो जाएगा कि एक साथ आ जाओ, 10 15 20 50 जितने भी हैं उनका एक साथ हो जाएगा। तो अब ये दोनों ही व्यक्तिगत और ग्रुप वाले, है ना, एक एक करके और एक साथ वाले सब, ये दो तरह से होते हैं ना। व्यक्तिगत एक व्यक्ति को बुला लिया, अब उससे या तो वर्बली पूछ लेंगे, ठीक है, वर्बली कुछ बताइए वर्बल, या उससे कुछ परफॉर्म करवा के दिखवा लेंगे, है ना, निष्पादन करवा के दिखा लेंगे। एक वर्बल हो जाएगा या फिर एक निष्पादन परफॉर्मेंस वाला, इसको बोलते हैं वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। और ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल यानी कि परफॉर्मेंस, यानी कि इसमें आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, और इसमें आपको सिर्फ बोल करके बताना है। कुछ सवाल पूछे जाएंगे, वो आपको बताना है। ऐसे ही समूह में अगर सब लोग आ जाएंगे, एक साथ 50-100 आ जाएंगे, तो उनसे भी कुछ बुलवा करके दिखवा लिया जाएगा, मौखिक दिखवा लिया जाएगा कि सब लोग आ जाओ एक साथ, और जो है वर्बली टेस्ट ले लिया जाएगा उनका। और एक नॉन वर्बली हो सकता है इसमें, यानी कि आप उसको सभी लोगों से कुछ परफॉर्मेंस भी करवा सकते हैं, उसके बेस पर इनकी बुद्धि का स्तर मापा जाएगा। तो मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण, है ना, मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण है कौन से, यानी कि सिंगल वाले होंगे, एक एक करके आइए, और एक एक करके आएंगे, लेकिन उनका मौखिक होगा, वर्बली होगा। कुछ आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वर्बली, ठीक है, शाब्दिक होता है, इसे बोलते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये शब्दों का इसमें आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें केवल परफॉर्मेंस करती हैं। तो शाब्दिक ये भी हो सकता है सिंगल, और शाब्दिक यहाँ पर ग्रुप में भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो विनय साइमन टेस्ट था वो मौखिक था, लेकिन वो व्यक्तिगत भी था। यानी विनय और साइमन ने जो टेस्ट दिया 1905 में, वो था कैसा, वो मौखिक था। आपको वर्बली कुछ जो है एक एक 1 बाय 1 करके लिया जाएगा, एक साथ नहीं लिया जाएगा, ठीक है, तो याद रखना। अगला है 1910 में आया था गॉडार्ड टेस्ट, ठीक है। गॉडार्ड टेस्ट भी क्या था, ये भी शाब्दिक था, इसमें ये भी सब सिंगल वाले हैं, ये 1 बाय 1, ठीक है। तो गॉडार्ड टेस्ट 1910 में आया था। स्टैनफोर्ड विनय टेस्ट जो 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो किसने दिया था, स्टैनफोर्ड विनय जो टेस्ट परीक्षण था वो 1916 में दिया था, किसने, ये था टर्मेन के द्वारा, ठीक है, टर्मेन ने इसको दिया था। तो ये भी कैसा था, ये भी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। रिवाइज टेस्ट ऑफ टर्मेन का रिवाइज टेस्ट आया, वो भी कैसा था, वो भी शाब्दिक था, व्यक्तिगत था। मेंटल स्कोलास्टिक टेस्ट ऑफ बर्ट, ये बर्ट ने दिया था, साइरल बर्ट, मेंटल स्कोलास्टिक टेस्ट ऑफ बर्ट। और बैचलर टेस्ट जो भी हमने पढ़ा था, बैचलर टेस्ट, बैचलर वैल्यू टेस्ट, ये भी कैसा था, शाब्दिक था, ठीक है। अब ये सिंगल वाले थे, लेकिन ये सब कैसे थे, सिंगल वाले एक एक करके आएंगे 1 बाय 1, और इंटरव्यू के टाइप का होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताना पड़ेगा मौखिक, ओरली सिंगल आएंगे। तो विनय साइमन का गॉडार्ड टेस्ट, स्टैनफोर्ड विनय टेस्ट, रिवाइज्ड टेस्ट ऑफ टर्मेन, मेंटल स्कोलास्टिक टेस्ट ऑफ बर्ट, और बैचलर वैल्यू टेस्ट। अब ये है, ये भी सिंगल आएंगे 1 बाय 1, लेकिन इसमें आपको कुछ परफॉर्मेंस एक्टिविटी कुछ करके दिखानी पड़ेगी, जिससे आपकी बुद्धि स्तर का मापन होगा। तो मेरिल पामर टेस्ट 1948, अब ये टेस्ट जो है हम सभी इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में,
ऐसा नहीं है कि यही इतना करा दिया जाएगा बस। इन सभी को डिटेल में पढ़ना है कि इस टेस्ट में क्या होता था, कैसे होता था, मौखिकी क्या पूछा जाता था, ओरली। तो मेरिल जो पामर टेस्ट है, मेरिल पामर टेस्ट 1948 में आया। ये 1 by 1 इंटरव्यू टाइप का होता था। एक ही इंसान आता था, अकेला अकेला आएगा एक एक करके, और उससे परफॉर्मेंस करके कुछ दिखवाया जाएगा, है ना। कुछ एक्टिविटी आपको इसमें कुछ करनी पड़ेगी। भारतीय बैटरी परीक्षा 1955 में आया। ये भी कैसा था, निष्पादन परफॉर्मेंस टेस्ट है 1 by 1 वाला। पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट 1970 में। पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस, इसको ट्रिपल पी टेस्ट भी कहते हैं। पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट 1970 में आता है। एक है द मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल 1940 में आया था, मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल। और एक है गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट, ठीक है। तो ये गुड इनफ का ड्राइंग ए मैन टेस्ट है। इसमें क्या बनानी पड़ती है, ड्राइंग बनानी पड़ती थी एक इंसान की। तो ये गुड इनफ का है। ये भी कैसा है, इंडिविजुअल है, मौखिक है, ओरल है, और ओरल नहीं है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ओरल नहीं है तो इंडिविजुअल, लेकिन ये नॉन परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस होगी, सॉरी नॉन परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस होगी, नॉन वर्बल है। यानी कि इसमें आपको कुछ परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ेगी, कुछ एक्टिविटी दी जाएगी, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना होता है। और एक है लास्ट पोर्टियस मेज टेस्ट 1925 में आया था, पोर्टियस मेज टेस्ट, ठीक है। तो ये है वर्जन्स ऑफ बैचलर टेस्ट, ठीक है। ये उनके क्या हैं, बैचलर टेस्ट के, इसे वाइस कहते हैं, WAIS वाइस, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल। इसके 4 डिफरेंट वर्जन्स हैं, यानी कि 4 बार ये रिवाइज होकर के आया था, 4 तरह से ये आया है। तो पहला आया था WAIS वाइस 1955 में। उसके बाद वाइस को इसको रिवाइज किया गया, ठीक है। इसको फिर क्या किया, रिवाइज 1981 में। उसके बाद वाइस थर्ड, ये किसके लिए, ये तीसरी बार रिवाइज हुआ, वो सॉरी इसको वाइस थर्ड नाम दिया गया, जो कि 1997 में आया था। ये बच्चों के लिए था, प्री प्राइमरी बच्चे, फॉर चिल्ड्रन, इसको बोलते हैं WPPSI, ठीक है। एक है लास्ट वाइस फोर्थ 2008 में आया था। ये प्राइमरी टीचर्स चिल्ड्रन के लिए था, जो इसको बोलते हैं WISC, ठीक है। ये था प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए, और ये प्री प्राइमरी बच्चों के लिए था, जो कि थर्ड आया था, वाइस थर्ड। तो अब एक है ग्रुप टेस्ट वर्बल टेस्ट, यानी कि अब हम पढ़ेंगे ग्रुप टेस्ट और वर्बल टेस्ट, यानी कि जो ग्रुप में टेस्ट होंगे वर्बली शाब्दिक होंगे, ठीक है, ओरली होंगे, ग्रुप में आएंगे आप सब लोग। तो ग्रुप में आने के बाद आपसे ओरली पूछा जाता है। एक टेस्ट का नाम है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, ये रॉबर्ट यर्क्स ने दिया था, ठीक है। तो ये आर्मी अल्फ़ा टेस्ट है, वो सभी लोग एक साथ ग्रुप में आते हैं। अल्फ़ा आर्मी, यानी कि आर्मी कौन होती है, आर्मी सेना है, तो सेना कहाँ रहेगी, एक साथ ग्रुप में रहती है, ठीक है। तो ये होगा लेकिन ओरल, आर्मी से कुछ पूछा जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे। अगला है टर्मेन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी 1920 में। तो ये टर्मेन ने व्यक्तिगत जो है मौखिक परीक्षण भी दिया है, और टर्मेन ने ग्रुप टेस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। ग्रुप टेस्ट भी टर्मेन ने दिया है। अब ये एक हैं ग्रुप टेस्ट, ये होंगे, ये भी ग्रुप वाले हैं। दूसरे नॉन वर्बल, यानी कि इसमें आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, लेकिन भीड़ होगी, भीड़ की भीड़ होती है इसमें, एक साथ कई लोग होंगे, ग्रुप बना करके बिठाया जाता है उन्हें। कौन सा होता है, आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फ़ा किसके लिए था, आर्मी अल्फ़ा था, वो ग्रुप टेस्ट है, लेकिन वो वर्बल है। आर्मी बीटा है नॉन वर्बल ना, ग्रुप टेस्ट तो है ही, नॉन वर्बल है, यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट है। ये भी रॉबर्ट एरिक ने दिया था, आर्मी बीटा आर्मी अल्फ़ा, आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा दोनों ही रॉबर्ट यॉर्क्स ने दिए थे। ठीक है, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट ये नॉन वर्बल है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, और ये ग्रुप में होता है। शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट ये 1936 में हुआ था, ठीक है। और एक और रह गया कैटल्स कल्चरल फ्ली टेस्ट। कैटल का कल्चरल फ्ली टेस्ट ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैटल का मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये पहला जो है, पहला कल्चर फ्री टेस्ट था ना। इसमें वो कोई भी कल्चर का इंसान अपना बुद्धिमापन करा सकता है, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट था इसमें।
तो अब हम देख लेते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि भाई जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं। तो एक तो भाई व्यक्तिगत होंगे, अकेला अकेला इंसान आएगा, एक एक करके आएगा। एक समूह में हो जाएंगे, ग्रुप में, है ना। तो दो तरह का, एक तो व्यक्तिगत भी आ सकता है, एक जो समूह में भी आ सकती है। तो व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत भाषात्मक होते हैं, यानी कि ओरल होंगे, वर्बल होंगे, है ना। इसमें 1 बाई 1 आते हैं इंटरव्यू टाइप, और ये भी इसमें 1 बाई 1 आएंगे, लेकिन ये क्रियात्मक होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे, यानी आपको एक्टिविटी कुछ करके दिखानी पड़ेगी, कुछ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और एक है समूह वाले, ये समूह भाषात्मक है और एक क्रियात्मक है। तो समूह में भी भाषात्मक हो, ओरल, है ना, वर्बल, और ये होगा नॉन वर्बल, वर्बल नॉन वर्बल। तो व्यक्ति के जब एक एक इंसान आएगा, ठीक है, तो वो भाषात्मक ओरली बताएगा। इसमें है अपने पास टोटल 6 टेस्ट। विनय साइमन का है, गॉडार्ड का है, स्टैनफोर्ड विनय का है, टर्मन रिवाइज टेस्ट है, मेंटल स्कोर स्टॉप बर्ट का है, बेसलर टेस्ट है, ठीक है। तो 6 ये याद रखनी है पूरे, विनय साइमन, गॉडार्ड, स्टैनफोर्ड विनय, टर्मन रिवाइज, मेंटल स्कोर स्टॉप बर्ट और बेसलर टेस्ट। अब परफॉर्मेंस बेस क्या है, व्यक्तिगत में परफॉर्मेंस कौन से होंगे, पोर्टियस भूल भुलैया, ठीक है, और आकार फलम, मेरिल पामर, भाटिया क्रियात्मक, पिंटर पैटरसन टेस्ट, पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट, मिनीसोटा प्री स्कूल, गुड इनफ का। अब समूह में कौन से होते हैं, समूह में भाषात्मक ओरली कौन से होंगे, वर्बल कौन से होते हैं, आर्मी अल्फा, टर्मेन और आर्मी जनरल, सोहनलाल। समूह क्रिया में कौन से होते हैं, आर्मी बीटा, पिजन, शिकागो, गुड इनफ, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट, और ये था रेमंड बी कैटल का कल्चर थ्योरी टेस्ट। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे जो है अब कुछ नहीं है, यहाँ तक ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो है अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट का पूरा खाका तैयार है। अब आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे इन टेस्ट को डिटेल में, एक एक टेस्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये जो था वो बुद्धिमापन के परीक्षण थे। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और सीटेट की तैयारी लगातार करते रहिए, ठीक है। आराम से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की नहीं है बिल्कुल भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे साथ बने रहेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी का ये सभी नाम याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय क्रियात्मक जो है बुद्धि परीक्षण 5 प्रकार का होता है। तो तब तक के लिए चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।